इन्होंने कहा ई एफ जी एच इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ई एफ जी इज 60 डिग्री। ई एफ जी एच ये एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एच एंड m टाइम्स ऑफ ई जी आर इक्वल दे रखे हैं, तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एक रोम्बस दे रखा है, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया? मान लेते हैं के, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, रोम्बस है ना। देखो अगर रोम्बस और साइड्स बराबर होती हैं तो ये और ये वेक्टर तो अलग अलग लिखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, मान लेते हैं उसका के। अगर एफ एच वेक्टर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी लिखा जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ई जी, ई से जी की तरफ ये वेक्टर ई जी, ये ए है और ये बी वेक्टर है, तो क्या होगा? देखो ए प्लस ई जी इज इक्वल टू बी होगा। भाई ए प्लस ई जी इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा, क्योंकि ये यहाँ से मिल गया, इधर आ गया, रिजल्टेंट आ गया, तो यहाँ से ई जी की वैल्यू क्या है? बी माइनस ए, तो मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए का स्क्वायर। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है भाई? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी एंड कॉस, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना होगा? कॉस 60 डिग्री। अब जब इसे ऐसे लिखेंगे तो एम स्क्वायर, इसमें क्या लिखा जाएगा? मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, देखो मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी बराबर है, तो ये कहते हैं मान लो के स्क्वायर, ये भी कितना आ गया? के स्क्वायर। ठीक है, ये के तो कितना होगा? 2 के स्क्वायर एंड कॉस 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये कितना? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2 के स्क्वायर इंटू 1/2, ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो तो एम कितना आ गया? √3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इज 0 एंड ए क्रॉस बी इज 0। देखो अगर ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ 3 कंडीशन हो सकती हैं, आइदर ए इज 0 और बी इज 0 और ए इज परपेंडिकुलर टू बी। जब ए क्रॉस बी 0 होता है तो क्या कंडीशन होती है? आइदर ए इज 0 और बी इज 0 और ए इज पैरेलल टू बी। अब देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पैरेलल और परपेंडिकुलर केस दोनों साथ साथ तो हो नहीं सकते, तो क्या हो गया? या तो ए 0 होगा या बी 0। नेक्स्ट, द वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए इज कोप्लेनर विद। देखो अगर हम केवल इसकी बात करें, बी क्रॉस ए इज बी क्रॉस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए। ठीक है, अब ये वेक्टर जो था दोनों में परपेंडिकुलर है। अगर हम ए क्रॉस दिस देखें, मान लो इसे सी मान लिया हमने, ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। अगर ए क्रॉस सी परपेंडिकुलर है दोनों पे, ठीक है, तो क्या होगा? ए क्रॉस सी जो है, ये जो वेक्टर आ रहा है, पूरा वेक्टर जो आ रहा है, ये पूरा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर और सी के परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वेक्टर आया है किसके? ए और सी में क्या आया था? बी और क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के कोप्लेनर होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग, हमें पता है आई क्रॉस आई कितना होता है भाई? 0 होता है। ठीक है, तो 4i क्रॉस 3i इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है। अब ये वैसे वेक्टर डिवाइड होते नहीं हैं, लेकिन हम एक बार को ऐसा लिख सकते हैं, m टाइम्स ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वेक्टर b लिखा हुआ है ना, तो अगर a अपॉन b वेक्टर इज इक्वल टू n अपॉन m, ये लिख सकते हैं। वेक्टर एक्चुअल में डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन हम ये कंडीशन एक बार को लिख सकते हैं। जरा देखना जरा, अगर हम इसे इधर ले आए, इसे इधर ले आए, 3 इंटू 4 12y इज इक्वल टू 12y, सही है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सही। तो इसमें क्या होगा? बोथ।